क्या दिल्ली में मोदी की सरकार बनेगी? क्या कहते हैं चुनावी समीकरण और आगे की रणनीति क्या है? इन तमाम मुद्दों पर मोदी के कमांडर इन चीफ अमित शाह से हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने खास बातचीत की। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और शायद इसीलिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे विश्वास पात्र, अपने सबसे करीबी अमित शाह को उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंप रखा है पिछले कई महीनों से। अमित शाह हमारे साथ हैं। अमित जी, आपको सबसे अहम उत्तर प्रदेश का जिम्मा और पूरे देश का जिम्मा दिया गया। उत्तर प्रदेश की अब तक जो मतदान हुआ है उसके बाद आपका क्या आंकलन है कि यहाँ पर किस तरह के समीकरण बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए बनते हुए दिखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 चरण में 21 सीटों का मतदान हुआ है और मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि 21 में से 18 सीट बीजेपी जीतेगी। और आने वाले यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगता है कि मोदी फैक्टर जो है वो कास्ट फैक्टर से हटकर ऊपर उठकर बीजेपी को जीत दिलाएगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां से दिला के लोकसभा तक पहुंचाएगा? बिल्कुल, जाति के बंधन इस बार टूटे हैं। मोदी जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है और आशा है वो जाति से ऊपर उठी हुई है। आपने ये कहा है और मोदी जी और बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि हम बहुमत लाएंगे और 300 का आंकड़ा पार करेंगे। इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है, क्योंकि आपके पास कई राज्यों में आपकी प्रेजेंस नहीं है? देखिए, इस कॉन्फिडेंस का आधार तो उत्तर प्रदेश ही है। अगर उत्तर प्रदेश में हम ठीक प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो हम 272 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इतना बहुमत आप हासिल कर लेंगे कि आपको सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलाइज को मनाने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, इसमें मनाने समझाने जैसा नहीं होता। अगर हमारे सीटें ज्यादा भी आती है तो भी हम एलाइज को साथ में रखकर चलेंगे। हमने गठबंधन किया है, लगभग 23 पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में भी अपना दल के साथ हमारा गठबंधन है। 2 सीटें अपना दल लड़ रहा है, 78 हम लड़ रहे हैं। सवाल वो है कि एनडीए के नेतृत्व में, मतलब भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें अब कहीं 2 राय नहीं दिख रही है। बड़े दलों में अगर हम ईस्ट की बात करें, बंगाल की बात करें या दक्षिण की बात करें, जयललिता और ममता बनर्जी दोनों ही पावरफुल नेता हैं और दोनों ने ही काफी कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। इन्हें कोई फीलर्स दिए गए हैं या इनसे किसी तरह के अलायंस का विचार है या आगे चुनाव के बाद? देखिए, चुनाव का जब माहौल होता है, आमने सामने लड़ते हैं, तो नेताओं के भाषण ऐसे होना बहुत बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर जब देश की जनता तय करती है कि सबसे बड़ा गठबंधन कौन होगा, तो स्वाभाविक रूप से बाकी सभी दल जनादेश का सम्मान करते हैं और सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देते हैं। ये लोकतंत्र के ही मांग है। तो मैं मानता हूं, अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बाकी सभी पार्टियां मदद करने के लिए तैयार रहेगी। मगर हम 272 प्लस के लिए लड़ रहे हैं और मैं ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि हम 272 प्लस के मिशन को अचीव करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि आप ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हैं और इस पूरे कैंपेन की और इस पूरे चुनाव की रणनीति आपके साथ और भी लोग हैं, लेकिन कुछ काफी हद तक आपके कंधों पर है। तो ये स्ट्रैटेजी और रणनीति किस तरह तैयार करते हैं? देखिए, हर सीट की एक अलग रणनीति होती है, हर सीट का एक अलग मांग होता है, हर प्रदेश का एक अलग मांग होता है। इसमें कोई मीडिया में खुलकर रणनीति के बारे में बात करने का औचित्य भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। मगर मैं इतना निश्चित मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की टीम एक होकर चुनाव के मैदान में उतरी है और हम विजयी होंगे। हम सहयोगियों की और बाकी राज्यों की बात कर रहे थे। हाल ही में एक बयान आया कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह जिलानी का कि मोदी के कुछ दूत उनसे मिले आए और उनसे बात की। इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों इस तरह के क्लेम वो कर रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी जी की ओर से तो सवाल ही नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई दूत भेजा नहीं गया। अच्छा, आपने गाजीपुर में जब आप सभा कर रहे थे, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे और परचम लहराएंगे तो किसी बाहरी ताकत की हिम्मत नहीं होगी कि वो नजरें उठाकर देख सके देश की तरफ। इससे मायने आप? नहीं, मैं सीमाओं की सुरक्षा के बारे में बोल रहा था। देश की सीमाएं सुरक्षित करना हर सरकार की प्रायोरिटी होती है, होनी भी चाहिए। दुर्भाग्य से यूपीए सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं रही। हर जगह पे घुसपैठ हुई है। हमारे जवानों के सर काट के ले गए हैं, उनको अपमानित किया है।
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी सीमाओं की सुरक्षा की होगी और देश निश्चिंत होकर सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सरकार पर भरोसा कर पाएगा। पाकिस्तान के चैनल्स में और पाकिस्तानी मीडिया में बहुत दहशत है। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो पता नहीं क्या कर डालेंगे और बहुत जबरदस्त गड़बड़ होने वाली है पाकिस्तान के साथ। कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। देश की विदेश नीति की सरकारें बदलने से बदलती नहीं है। इसका आत्मा जो है भारत की रक्षा और भारत के सम्मान के साथ जुड़ा रहेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मगर किसी और की प्रताड़ना करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। कांग्रेस खासतौर से हाल के दिनों में कांग्रेस के हमले बीजेपी पर, मोदी पर, आप पर बहुत तेज हो गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की लहर नहीं, मोदी तो जहर है देश के लिए। फिर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहते हैं कि मोदी का मतलब है मैन आउट टू डैमेज इंडिया। इसके अलावा आज ही कपिल सिब्बल ने भी एक पीसी करके कहा कि अमित शाह तो आरोपित हैं और इस पार्टी की सरकार कैसे बन सकती है। चलिए, मैं व्यक्तिगत आरोपों का जवाब देना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि चुनाव में व्यक्तिगत आरोप नहीं करने चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस खौफ खा रही है या डर गई है? उनको लग रहा है कि वाकई लहर है और इस तरह की बयानबाजी इसलिए तेज हो गई है? मुझे तो कई बार देखकर हंसी आती है। कोई सोच समझकर ज्यादा बोलते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, ना कोई रणनीति लगती है। अपने आप हर व्यक्ति कांग्रेस बनकर बोलता रहता है। वाराणसी में बहुत जोश है। 24 को नामांकन है यकीनन नरेंद्र मोदी का। मैं बड़ौदा में भी थी उनके नामांकन के वक्त, तो वहां पर लोगों का ये मानना था कि अगर दोनों सीट जो कि वो जीतेंगे तो एक सीट छोड़ देंगे। लोग, यहाँ के लोग आशंकित है कि वाराणसी छोड़ेंगे, वहां के लोग आशंकित है कि बड़ौदा छोड़ेंगे। क्या होगा? कोई आशंकित नहीं है। मीडिया के द्वारा ये प्रचार फैलाया जाता है। मोदी 542 सीटों के लिए काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी नीति भी यही है, पूरे देश का विकास हो, सब लोगों का विकास हो और पार्टी तय करेगी कि मोदी कौन सी सीट छोड़ेंगे। मगर जो भी सीट छोड़ेंगे इसके विकास की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी की है और नरेंद्र मोदी ने इस सीट को भी नर्स करना पड़ेगा और वो करते भी है। आने वाले चरणों के लिए आपकी रणनीति? वही रणनीति है। देखिए, पूरा माहौल बना हुआ है। देश के मतदाताओं के काफी बड़े हिस्से ने अपना मन बना लिया है कि परिवर्तन करना है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है परिवर्तन के लिए और फ्लोटिंग वोट बहुत कम बचे हैं, तो उसी पैटर्न पे वोट होता जाएगा। क्योंकि आने वाले चरण में जहां जहां मतदान है वहां पे ट्राइंग टाइम्स होंगे बीजेपी के लिए। अब तक तो ऐसी जगहों पर मतदान था जहां पर बीजेपी मजबूत। देखिए, अब तक जहां मतदान था वहां हमारी 21 में से 4 ही सीट थी और मैं कहता हूं कि 18 आएगी। तो आप समझ लीजिए, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, देश भर की बात कर रहे हैं। देश भर में भी काफी अच्छे, पूरा गुजरात बाकी है, महाराष्ट्र बाकी है, काफी बड़ा हिस्सा बिहार बाकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो उनकी विदेश नीति की बात की। अमेरिका ने बड़े जबरदस्त तरीके से मुखालफत की है, वीजा का विवाद हुआ। और अब क्या लगता है कि अब किस तरह की नीति अमेरिका की तरफ, खासतौर से वेस्ट की तरफ नरेंद्र मोदी की होगी अगर वो प्रधानमंत्री बने? चलिए, उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ही आप लोगों को बताएंगे कि विदेश नीति क्या होगी। इस तरह के सेंसिटिव मामलों पे चुनाव के समय पर बोलना ठीक नहीं होता। अच्छा, आखिरी सवाल, स्थानीय सवाल वाराणसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 24 तारीख को नामांकन है। लोगों के मन में उत्सुकता है कि जो यहाँ पर प्रपोजल्स होंगे, प्रस्तावक होंगे, किस तरह के होंगे? बस तो 24 की दोपहर को सबको मालूम पड़ जाएगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। उससे पहले नहीं बताएंगे? जी नहीं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये थे नरेंद्र मोदी के सेनापति, उनके सेकंड इन कमांड, उनके सबसे करीबी अमित शाह, जो हमसे खास बातचीत कर रहे थे आज दिन भर। वो हम उनके साथ थे गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन अभिषेक के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, वाराणसी।